जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में पूरी डिटेल का साथ इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। नीति निर्देशक तत्व का जितना भी प्रश्न होगा इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले इसका थ्योरी बताएंगे, उसके बाद 30 MCQ प्रश्न लेकर आए फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये यूट्यूब का पहला वीडियो होगा जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको समझने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व को पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक नंबर में देखिएगा तो संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। ये कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, यानी कि इसका स्रोत क्या है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स। तो इसे भी याद रखिएगा। प्रकृति की बात करें फ्रेंड्स तो प्रकृति ये न्यायालय में लागू नहीं है, ठीक ना, परंतु शासन के लिए मौलिक मार्गदर्शन का सिद्धांत है। यानी कि ये तो आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर मौलिक मार्गदर्शन यानी कि प्रशासन यानी कि शासन के लिए मौलिक मार्गदर्शन सिद्धांत है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर उद्देश्य इसका क्या है, यानी नीति निर्देशक तत्व की उद्देश्य क्या है, तो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर संविधान में सबसे पहले विचार किसने दिया था, तो भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका सिद्धांत महत्व पर जोर दिया था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अनुच्छेद से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अनुच्छेद को पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 37 में बताया गया फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व की न्यायालय में बाध्यता नहीं है, ठीक ना, यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। अगर आपका ये उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वही मूल अधिकार में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप न्यायालय जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट आप किस न्याय यानी कि किस अनुच्छेद के जा सकते थे, तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते थे, ठीक ना। और हाई कोर्ट आप 226 के तहत मूल अधिकार में आप जा सकते थे, ठीक ना। लेकिन इसमें कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। जो देगा राज्य सरकार देगा, नहीं देगा नहीं देगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, लेकिन ये राज्य के लिए मूल कर्तव्य है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये अपना कर्तव्य यानी कि राज्य के लिए मूल कर्तव्य है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना इसका कार्य है फ्रेंड्स। तो इसे भी याद रखिएगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं असमानता को दूर करना इसका उद्देश्य है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा, यानी कि अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में दिया गया फ्रेंड्स राज्य को निम्नलिखित सुनिश्चित करने वाला प्रयास करना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है फ्रेंड्स, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यही पूछा जाता है फ्रेंड्स। हर एक एग्जाम में यही पूछा गया है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। बाकी और भी याद रखना चाहते हैं तो 5 पॉइंट है, तो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए पुरुष और महिला के बीच समान अधिकार, तो ये भी समानता का ही बात हो गया, ठीक ना। बच्चों व श्रमिक का शोषण रोकना, तो ये भी समानता का ही बात हो गया। तो ये सबको ये भी याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो उसे ही याद रखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 के ए की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया है सभी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो ये आपका अनुच्छेद 39 के ए में है फ्रेंड्स। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। ये तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया फ्रेंड्स। अगर आप BPSC हो गया है, उसके बाद UP PCS होगा, ये सब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है सशक्तिकरण, ये आपका किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत और सशक्तिकरण भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 40 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 41 देखते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 41 में बताया गया रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धा पेंशन, वृद्धा व्यवस्था यानी कि वृद्धा पेंशन जिसे कहा जाता है ना, वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन ही मिलता है, बीमारी आदि सहायता में सहायता कर सकता है। ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा।
तो ये सब पर आपका राज्य सरकार का सहायता होना चाहिए, ठीक ना। राज्य सरकार जो भी कर सकता है, ठीक ना। पेंशन बढ़ा भी सकता है, वृद्धा पेंशन बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है फ्रेंड्स। यानी कि ये आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक ना, कुछ भी करता है तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 42 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 42 में बताया गया श्रमिकों के लिए माना उचित कार्य परिस्थितियाँ और प्रसूति सहायता। यानी कि श्रमिक जैसे कि श्रमिक हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, ठीक ना, यानी कि गवर्नमेंट में तैयारी कर रहा है, यानी कि सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक ना। तो उसको मनोचित कार्य और परिस्थितियों में उसकी प्रसूति सहायता यानी कि उसकी सहायता देनी चाहिए। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 43 में बात किया गया श्रमिकों को उचित मजदूरी और जीवन स्तर जीने के लिए जीवन स्तर होनी चाहिए, ठीक ना, यानी कि उचित मजदूरी देना चाहिए और जीवन स्तर मतलब जीवन स्तर होना चाहिए कि वह मजदूरी कर जी सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये नहीं कि आप पूरा दिन काम कराएं, उसको 200 के जगह पर आप 50 रुपया दे दिए, ठीक ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। तो इसके खिलाफ यानी कि राज्य सरकार जो कर सकता है, लेकिन इसको न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 43 के, तो अनुच्छेद 43 के की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बताया गया उद्योगों को श्रमिकों में भागीदारी, यानी कि उद्योगों को श्रमिक में भागीदारी लेना यानी कि लेगा, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 43 के को में है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। को यानी कि ए या तो को एक ही होता है, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। तो इसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता सहायता यानी कि यूनियन फ्रॉम सिविल कोड, इसको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 45 में पूछा गया था 6 वर्ष तक बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और पोषण यानी कि इसकी भरण पोषण ये सभी मतलब सरकार उठाएगी, ठीक ना, ये राज्य सरकार उठा सकती है या नहीं भी उठा सकती है, ठीक ना, लेकिन आप न्यायालय नहीं जा सकते। आगे फ्रेंड्स ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद शिक्षा में मौलिक अधिकार बनी, ठीक ना, यह पर 45 बच्चों को देखभाल करने का प्रावधान दिया गया था, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 46 में पूछा गया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 47 में बताया गया पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य सुधार तथा मदकों द्रव्य निषेध, यानी कि मान लीजिए आप किसी भी मतलब कि मद्यपान हो गया, ठीक ना, जैसे कि आप बिहार में ही देख लीजिए, ठीक ना, बिहार में ही शराबबंदी है और अलग राज्य में देख सकते हैं जैसे कि झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये सब में शराब चालू है, ठीक ना। तो इस पर आप न्यायालय नहीं जा सकते कि उस राज्य में चालू है तो हमारे राज्य में क्यों नहीं चालू है, इस पर आप राज्य सरकार कुछ भी कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यानी कि 47 पूछे तो इसमें हो जाएगा पोषण स्तर जैसे कि जन स्वास्थ्य सुधार तथा मदको द्रव्य निषेध, तो ये सभी आपको याद रखना है। यानी कि पूछ लेगा अगर बिहार में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपसे पूछ सकता है बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 47 के तहत है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेसिकली यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था पशुओं की हत्या, यानी कि अनुच्छेद 48 में दिया गया फ्रेंड्स पशुओं को हत्या को रोकना और कृषि पशुपालन और वैज्ञानिक विकास करना ये हमारा दायित्व है, ये राज्य सरकार कर सकती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 48 के ए की बात करते हैं। तो इसमें पर्यावरण और वन संरक्षण, यानी कि 48 और 48 के ए में दोनों ही यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड है, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, पशुओं की हत्या हो गया, ये सब रोकना तो प्राकृतिक का ही मतलब कि बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 48 के ए भी याद रखिएगा, पर्यावरण और वनों का हमें संरक्षित करना है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेसिकली आपको आराम से याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 49 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया फ्रेंड्स राष्ट्रीय महत्व जैसे कि स्मारक हो गया, ठीक ना, यानी राष्ट्रीय महत्व स्मारक ऐतिहासिक स्थल और वस्तुओं की रक्षा करना। जैसा कि फ्रेंड्स कोई हो गया जैसे कि कोई मतलब मान लीजिए महात्मा गांधी का पुतला बना है तो उस पर आप मतलब कोई भी बनाए स्टैचू बनाए तो इसमें आप मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद यहाँ पर 49 में बताया गया है कि इसमें छेड़छाड़ कीजिएगा
तो आपको राज्य सरकार कुछ भी कर सकता है, ठीक ना, और इसके खिलाफ आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 50 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 50 में बताया नया न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करना, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह अनुच्छेद 50 में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 51 अनुच्छेद 51 की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना, यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करना और हमारे देश को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, तो इसे भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान करना, यानी कि दूसरे देश का कानून का हमें सम्मान करना है, ठीक ना, ये नहीं कि हम उल्लंघन करेंगे, ठीक ना, सम्मान करना है। मध्यस्थता द्वारा विवादों का समाधान करना, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड है, ठीक ना, विदेश से रिलेटेड है। आगे तो चलिए फ्रेंड्स इसकी कुछ विशेषताएं देख लेती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 नंबर में बात करते हैं इसकी विशेषता। तो ये मौलिक अधिकार के तहत बाध्यकारी नहीं है, ठीक ना, पर सरकार पर नैतिक दायित्व है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका इनके दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं भारत में न्यायपालिका ने भी कई बार इन्हें महत्व दिया है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। जैसे कि केशवानंद भारती के केस में दिया था, उसके बाद मिनार्व मिल्स केस में भी दिया था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो इसकी श्रेणियाँ हैं, यानी कि इसकी श्रेणियाँ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी श्रेणियाँ 3 है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार है। जैसे कि फ्रेंड्स सामान्यवादी, गांधीवादी और उदारवादी। सामान्यवादी में आपका आ जाएगा अनुच्छेद 38, 39 के 41, 42, 43, 43 के 47। उसके बाद गांधीवाद में आ जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48। उसके बाद उदार और मानववादी में आ जाएगा अनुच्छेद 44, 45, 48 के 49। उसके बाद 50, 51। तो ये सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपको एक अनुच्छेद दे देगा और पूछ लेगा कि सामान्यवादी है, गांधीवादी है या उदार मानववादी है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए संक्षेप की बात करें तो यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है जैसे कि नीति निर्देशक तत्व भारत की संविधान की आत्मा है, जिनका पालन करके भारत के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो डिटेल के साथ आपको बता दिए फ्रेंड्स, यानी कि नीति निर्देशक तत्व को पूरी डिटेल के साथ एक अनुच्छेद बताए हैं फ्रेंड्स। अब चलिए 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर बताया गया भारत में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है। जो ये भाग 4 में वर्णित है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो ये 36 से 51 तक है। इस ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 से 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की प्रकृति के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर न्याय संगत है, ये आप न्यायालय नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में नीति निर्देशक तत्व किस आदर्श पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवाद। समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर पूछा था अनुच्छेद 39 किसका वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। बेसिकली यही पूछा जाता है, तो इसको यही याद रखिएगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर में अनुच्छेद 44 किससे संबंधित
संबंधित है, तो ये आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनियन सिविल कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 45 क्या प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, और वो उसका पोषण यानी कि खाना पीना भी होना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 11 नंबर क्वेश्चन में, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है, तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य व पोषण से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और वे पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 48 किसका वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 48 में किसका वर्णन है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा कृषि व पशुपालन सुधार का वर्णन है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 48 एक क्या है, यानी कि अनुच्छेद 48 के में क्या है, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 48 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित हो, अनुच्छेद 50 आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका के संबंध में बताया गया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 51 किसका वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मार्गदर्शक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकारें के लिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकारें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस समिति ने नीति निर्देशक तत्व को कॉन्सेंस ऑफ द कंटिन्यूटी कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है, ग्रीनविल और ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सुप्रीम कोर्ट किस मामले में कहा कि डीपीएसबी फंडामेंटल राइट्स संविधान की आत्मा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिनार्व, यहाँ पर देख लीजिए मिनार्व इसका करेक्ट आंसर है, मिनार्व मिस केस। ऑप्शन मिनार्व मिल केस में कहा था फ्रेंड्स, मिल्स केस में कहा था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये कब हुआ था, तो 1980 को हुआ था, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व को किसने यानी कि नोबल फ्यूचर कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, तो ये 36 अनुच्छेद 36 में क्या है, तो इसका परिभाषा है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक और न्याय स्थापित करना इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 39 के किससे संबंधित है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अनुच्छेद यहाँ पे देख लेते हैं, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, तो बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी में सहायता, ये मतलब वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब में इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है, तो मानवतापूर्ण कार्य दशाएं, मृत्यु तत्व, राहत, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, तो श्रमिकों के लिए जीवन स्तर व अवकाश इससे संबंधित है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 46 कैसे संबंधित है, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा उन्नति करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर 49 किससे संबंधित है फ्रेंड्स, यानी कि अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था,
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में किसका प्रभावी माना जाएगा? तो इस ऑफिशियली बात है यार, मौलिक अधिकार में बहुत कुछ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, डीपीएसपी किस प्रकार की नीति बनाने के लिए प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कल्याणकारी राज्य की नीति के लिए बनाने के लिए मतलब कि प्रेरित है। तो इसका करेक्ट आंसर कल्याणकारी राज्य नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 30 MCQ प्रश्न भी समाप्त होता है, ठीक ना। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।